एक समय था जब पूरी दुनिया एशिया का नाम लेते ही जापान की तरफ देखती थी। टेक्नोलॉजी, कार्स, रोबोट्स, सब कुछ जापान बनाता था। और तब इंडिया बस एक डेवलपिंग कंट्री थी जहां गरीबी, बिजली कटौती और बेरोजगारी की खबरें ही आती थीं। लेकिन अब 2025 में कहानी पलट रही है। इंडिया अब सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस तक, डिजिटल पेमेंट्स से लेकर डिफेंस एक्सपोर्ट तक हर जगह छा रहा है। और अब दुनिया पूछ रही है, क्या वाकई इंडिया 2030 तक जापान को पीछे छोड़ देगा? क्या टोक्यो की जगह न्यू दिल्ली एशिया की नई इकोनॉमिक पावर बन जाएगी? चलो जानते हैं इस रेस की पूरी कहानी। एक तरफ है जापान, एक्सपीरियंस का बादशाह, दूसरी तरफ इंडिया, एनर्जी और एम्बिशन की ताकत। कभी कहा जाता था, अगर कुछ परफेक्ट चाहिए तो जापान से खरीदो। 1950 से 2000 तक जापान ने दुनिया को दिखाया कैसे मेहनत, डिसिप्लिन और इनोवेशन से एक बर्बाद देश भी सुपर पावर बन सकता है। वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने सिर्फ 20 साल में सोनी, टोयोटा, होंडा जैसी ग्लोबल कंपनियां खड़ी कर दी। लेकिन 1990 के बाद सब कुछ बदल गया। शेयर मार्केट क्रैश हुआ, रियल एस्टेट बबल फूटा और शुरू हुआ वो दौर जिसे कहते हैं लॉस्ट डेकेड। ग्रोथ रुक गया, सैलरीज ठहर गई और पॉपुलेशन घटने लगी। आज जापान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजिंग पॉपुलेशन। हर साल लाखों लोग रिटायर हो रहे हैं, लेकिन नए लोग काम करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ देखिए, भारत ने पिछले एक दशक में जो बदलाव किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक वक्त था जब दुनिया इंडिया को सिर्फ डेवलपिंग कंट्री कहकर नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन आज वही दुनिया इंडिया को स्लीपिंग जायंट अवेकन्स कह रही है। 2015 में इंडिया दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और आज 2025 में हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। यानी सिर्फ 10 साल में भारत ने 5 देशों को पीछे छोड़ दिया। अब भारत सिर्फ आईटी पावर नहीं रहा, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स और डिजिटल इकोनॉमी का एक नया हब बन चुका है। आंकड़े खुद गवाही देते हैं। डिजिटल पेमेंट्स में भारत आज दुनिया में नंबर 1 है। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है। डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले कुछ सालों में 4 गुना बढ़ा है और आज देश में 80,000 से ज्यादा एक्टिव स्टार्टअप्स हैं। लेकिन असली ताकत क्या है? भारत की युवा आबादी। जहां जापान की औसत उम्र 48 साल है, वहीं भारत की औसत उम्र सिर्फ 28 साल। यानी एक तरफ जहां जापान धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, वहीं इंडिया जवान हो रहा है। और यही यूथ एनर्जी आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि अब भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक पॉसिबिलिटी है जो पूरे एशिया की दिशा बदल सकती है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिस जापान को कभी एशियन इकोनॉमिक मिरेकल कहा जाता था, आज उसी के पीछे खड़ा है भारत। 2025 के आंकड़े साफ कहते हैं, जापान का जीडीपी है करीब 4.3 ट्रिलियन, जबकि भारत का जीडीपी पहुंच चुका है 4.1 ट्रिलियन। मतलब अब फासला बहुत छोटा रह गया है। लेकिन असली बात सिर्फ जीडीपी की नहीं बल्कि ग्रोथ स्पीड की है। जापान की ग्रोथ रेट है 0.8%, यानी लगभग ठहरी हुई इकोनॉमी। वहीं भारत दौड़ रहा है 6.5% की रफ्तार से। अब जरा सोचिए, अगर यही स्पीड अगले कुछ साल बनी रही तो 2030 तक इंडिया का जीडीपी पहुंच जाएगा 6.7 ट्रिलियन के पार, जबकि जापान का रहेगा 4.8 से 5 ट्रिलियन के बीच। यानी पहली बार भारत एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा जापान को पीछे छोड़ते हुए। और ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये बदलते वक्त का सबूत है। जहां कभी जापान एशिया की इंडस्ट्रियल ताकत माना जाता था, आज भारत उस मुकाम की तरफ बढ़ रहा है जहां टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन और मार्केट तीनों उसके साथ हैं। इंडिया के पास वो 3 चीजें हैं जो किसी भी बड़ी इकोनॉमी को चाहिए, स्पीड, स्केल और स्टेबिलिटी। और जब किसी देश के पास ये तीनों हो तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 2030 तक का रास्ता अब साफ है। इंडिया न सिर्फ जापान को पीछे छोड़ेगा बल्कि एशिया में अपनी
अपनी नई पहचान बनाएगा, एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के रूप में। अब सवाल ये उठता है, आखिर भारत इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है? क्या वजह है कि पूरी दुनिया अब इंडिया की तरफ देख रही है? दरअसल इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं, जो मिलकर इंडिया को नेक्स्ट ग्लोबल पावर बना रहे हैं। पहला कारण है मैन्युफैक्चरिंग बूम। कभी जो कंपनियां चीन पर निर्भर थीं, वो अब इंडिया की तरफ रुख कर रही हैं। मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स ने एप्पल, फॉक्सकॉन और अब टेस्ला जैसी ग्लोबल जायंट्स को भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए प्रेरित किया है। अब मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक इंडिया दुनिया का नया प्रोडक्शन हब बनता जा रहा है। दूसरा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटीज देश का चेहरा अब पूरी तरह बदल रहा है। जहां पहले गांव से शहर पहुंचने में 6 घंटे लगते थे, अब वही सफर 3 घंटे में पूरा होता है। यानी डेवलपमेंट अब सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखने लगा है। तीसरा कारण है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। UPI ने कैशलेस इकोनॉमी को हकीकत बना दिया है। ONDC देश को नया ई-कॉमर्स मॉडल दे रहा है और AI स्टार्टअप्स भारत को टेक पावर बना रहे हैं। आज हर सेकंड में लाखों डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और ये दिखाता है कि इंडिया टेक्नोलॉजी से कितना जुड़ चुका है। और चौथा कारण है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ग्लोबल ट्रस्ट। इंटरनेशनल मार्केट अब इंडिया को एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख रहा है। जापान, अमेरिका और यूरोप जैसे देश अब खुलेआम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि इंडिया अब सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं, बल्कि एक स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और सिक्योर इकोनॉमी है। यानी अब कहानी साफ है, इंडिया राइजिंग सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक रियलिटी है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। अब तक आपने देखा कि इंडिया किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हर तेज दौड़ के रास्ते में कुछ पत्थर जरूर होते हैं। इंडिया की कहानी में भी कुछ ऐसे ही चैलेंजेस हैं, जो अगर हल कर लिए जाएं, तो ये देश सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया में सुपर पावर बन सकता है। पहली चुनौती है अनएम्प्लॉयमेंट। देश की यूथ पावर ही उसकी ताकत है, लेकिन अगर उसी यूथ को सही जॉब न मिले, तो वही एनर्जी फ्रस्ट्रेशन में बदल सकती है। हर साल लाखों ग्रेजुएट निकलते हैं, पर क्वालिटी जॉब्स उतनी नहीं बन रही। इस गैप को भरना जरूरी है। दूसरी चुनौती है एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम। आज भी लाखों बच्चे बेसिक एजुकेशन से दूर हैं और सरकारी हेल्थ सेंटर्स में सुविधाएं सीमित हैं। अगर भारत को ग्लोबल पावर बनना है, तो उसे अपने नागरिकों की सेहत और शिक्षा दोनों में निवेश करना होगा। तीसरी चुनौती है स्किल गैप। इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है। AI, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन का जमाना है, लेकिन कई युवाओं के पास वो मॉडर्न स्किल्स नहीं हैं, जो आज की इकोनॉमी में जरूरी हैं। अगर स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए, तो इंडिया दुनिया के लिए टैलेंट फैक्ट्री बन सकता है। चौथी चुनौती है करप्शन। ये वो जड़ है जो सिस्टम को अंदर से खोखला करती है। पॉलिसी अच्छी बनती है, पर जमीन पर पहुंचते पहुंचते उसका असर आधा रह जाता है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ही इंडिया की ग्रोथ को रियल स्पीड दे सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के पास प्रॉब्लम भी है और पोटेंशियल भी। अगर हमने इन चैलेंजेस को सही दिशा में संभाल लिया, तो 2030 तक इंडिया सिर्फ जापान नहीं, जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि अब वक्त सिर्फ बढ़ने का नहीं, बल्कि आगे निकलने का है। इंडिया की राइज का असर अब सिर्फ एशिया में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, डिजिटल ट्रेड नए रिकॉर्ड बना रहा है और स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया अब ग्लोबल लीडरशिप की तरफ बढ़ रहा है। आज जापान के पास एक्सपीरियंस है, वो डिसिप्लिन, प्लानिंग और प्रिसीजन का प्रतीक है, लेकिन इंडिया के पास कुछ ऐसा है जो किसी भी देश के पास नहीं। एनर्जी, पॉपुलेशन और लिमिटलेस पोटेंशियल। इंडिया अब सिर्फ सीख नहीं रहा, बल्कि दुनिया को सिखा रहा है कैसे एक डेवलपिंग नेशन इनोवेशन और विल पावर से ग्लोबल पावर बन सकता है। 2030 तक जापान स्टेबल रहेगा, लेकिन इंडिया अनस्टॉपेबल बन जाएगा, क्योंकि अब वक्त सिर्फ बढ़ने का नहीं, हिस्ट्री लिखने का है। जापान वो देश है जिसने दुनिया को क्वालिटी सिखाई, और इंडिया अब वो देश है
जो दुनिया को क्वांटिटी प्लस इनोवेशन दिखा रहा है। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन समय का पहिया अब इंडिया की तरफ घूम रहा है। 2030 तक इंडिया सिर्फ एशिया की नहीं बल्कि टॉप 3 ग्लोबल इकोनॉमीज में शामिल होगा, क्योंकि भविष्य उसी का होता है जो बदलाव को अपनाता है। और आज इंडिया वही कर रहा है। फास्ट, फोकस्ड और फियरलेस ग्रोथ। कभी जापान को कहा जाता था